हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन में संकलित लेखक गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों के से दिन शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ के लेखक गुरुदयाल सिंह कहते हैं कि उनके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल, सभी बच्चों का हाल उन्हीं की तरह होता था या उन्हीं की तरह था। सभी के पांव नंगे होते, फटी मैली सी कच्ची, जगह जगह से फटे हुए कुर्ते जिनके बटन टूटे हुए होते थे। सभी के बाल बिखरे हुए होते। जब सभी खेलकर धूल से लिपटे हुए कई जगह से पांव में छाले लिए, घुटने और टखने के बीच टांगों के पीछे मांस वाले भाग में खून से या खून के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ बच्चे जब अपने अपने घर जाते तो सभी की मां बने उन पर तरस नहीं खाती, बल्कि उल्टा और ज्यादा पीट देती थी। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले थे या इतने गुस्से वाले होते थे कि जब बच्चों को पीटना वो शुरू करते तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि उन छोटे बच्चों के नाक मुंह से लहू बहने लगा या खून बहने लगे, और यह भी नहीं पूछते कि उसे चोट कहां लगी है। खैर, इतनी सारी पिटाई होने के बाद भी बच्चे थे जो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे दिन फिर सभी बच्चे एक जगह खेलने चले आते। लेखक कहते हैं यह बात लेखक को तब समझ में नहीं आई। बात तो तब समझ में आई जब लेखक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण लेने गए थे या ले रहे थे। वहां लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। लेखक कहते हैं कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं थे उस समय, और जो कभी जाते भी थे, गए भी, तो पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण किसी दिन स्कूल से लौटते या स्कूल जाते समय रास्ते में ही बस्ता तालाब में फेंकते आते और स्कूल जाना बंद। और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करते। यहाँ तक कि राशन के दुकान वाला हो या जो किसानों के फसलों को खरीदते या बेचते थे, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़ाकर उसे वे सिखा देंगे और दुकान पर खाता लिखवाने में लगवा देंगे। लेखक कहते हैं कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में, किसी कमरे में, छोटे से स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब उन्हें हर किसी को वो किसी कैद से कम नहीं लगता था। बचपन में घास की हरियाली और फूलों की सुगंध ज्यादा कुछ ज्यादा ही लुभाने वाली होती है या लगती है। लेखक कहते हैं कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। कई तरह के फूल लगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक और उनके सभी दोस्त या साथी चापरासी से छुपाकर कभी कभी फूल तोड़ लिया करते थे। लेकिन लेखक को अब यह याद नहीं है कि फिर उन फूलों का वे करते क्या करते थे। फिर उनको लेकर के, उन फूलों को लिए याद लेखक को अभी नहीं है। लेखक कहते हैं कि शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे और मां उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती होंगी, या फिर लेखक और उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी या मेमनों की तरह खुद ही चबा जाते होंगे।
लेखक की माने तो उनके समय में जब स्कूल शुरू मैंने एक साल मैंने समय में साल के शुरू के या साल के शुरू में 1 से 1.5 महीने ही पढ़ाई होती थी, मात्र साल के शुरू में 1 से 1.5 महीने ही पढ़ाई होती थी, और फिर उसके बाद 1.5 या 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती। हर साल की तरह हर साल छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाते, जहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक लेखक और उसके साथी तालाब में नहाते, फिर नानी से आते, जो भी मांगते अपना खा लेते, मांगते वो उनको उनके लिए हाजिर होता था। लेखक कहते हैं कि जिस साल वो नानी के घर नहीं जा पाते किसी कारण से, उस साल गांव के ही या गांव में ही घर से दूर एक तालाब था, जहां वो जाते। लेखक और उनके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते, फिर पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर के रेत के ऊपर लेटते, फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके और ऊंची टीले या ऊंची जगह पर जाकर के वहां से तालाब में छलांग लगा देते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें ये याद नहीं है कि इस तरह दौड़ना, रेत में लोटना और फिर दौड़ करके तालाब में कूद जाने का ये सिलसिला रोज वो 5-10 बार करते थे या 15-20 बार करते थे, या फिर कितने बार करते थे रोज रोज, ये लेखक को अभी याद नहीं आ रहा। मतलब लेखक को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते तो वे लोग दिन गिनना शुरू कर देते। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते हैं। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता था, उसको कैसे करना है इस बारे में सोचने लगते। काम न किया होने के कारण या काम नहीं होने के कारण स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज्यादा उनको बढ़ने लगता था। जब स्कूल खुलने का समय नजदीक आता तो ऐसा उनके साथ होता था, उन सभी बच्चों के साथ। लेखक बताते हैं कि उनके कितने ही सहपाठी ऐसे भी थे, बहुत सारे ऐसे सहपाठी थे जो छुट्टियों में काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी का जो सबसे बड़ा नेता होता था, उसका नाम था ओमा। ओमा की बातें, गालियां और उसकी मार पिटाई का ढंग बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो देखने में भी सभी से बहुत अलग था, बहुत अलग था। उसके मटके के जितना बड़ा सिर, जो उसके 4 बालिश मतलब 2.5 फुट के छोटे कद के शरीर के पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के शरीर पर या बिल्ली के बच्चे के माथे पर कोई तरबूज रख दिया हो। बड़े सिर पर नारियल की जैसी आंखें उसके चेहरे को कुछ अजीब सा बना देता था, या अजीब सा उसका चेहरा देखने में लगता था। और जब कभी लड़ाई होती तो वह अपने हाथ पांव का प्रयोग नहीं करता, वो अपने सिर से ही लड़ाई किया करता था। लेखक कहते हैं कि जिस स्कूल में वे पढ़ते थे वह स्कूल बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच यानी एच अक्षर के आकार में वो बने हुए थे। उसमें दाईं ओर का जो पहला कमरा था वो हेडमास्टर जी के लिए था, जिनका नाम मदन मोहन शर्मा था। यानी हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी के लिए दाईं तरफ का कमरा निश्चित था। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी पंक्तियों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनके गोरे चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती थी। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे,
वे लड़कों की पंक्ति के पीछे, बिल्कुल पीछे खड़े खड़े देखते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से खड़ा नहीं है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लात घूसों के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते और सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते। मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त अध्यापक थे, लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। हेडमास्टर साहब 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे, पर किसी को भी याद नहीं था कि हेडमास्टर साहब 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने किसी को गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा कोई सुना हो। लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, किसी को भी नहीं लगता था, लेकिन एक दो कारण थे ऐसे जिसके कारण स्कूल नहीं जाते भी नहीं बनता था। मास्टर प्रीतम से खास करके तब जब मास्टर प्रीतम चंद परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे। फिर जब वे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या फिर एकदम पीछे मुड़कर जूतों के ठक ठक करते हुए ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे ये सभी विद्यार्थी न होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी जैसे हो गए हों, जैसे किसी देश के फौजी के जवान। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती न करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उनके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक जीत लिए हों। लेखक कहते हैं कि हर साल जब वो अगली कक्षा में प्रवेश करते तो पुरानी पुस्तकें ही उन्हें पढ़ने के लिए मिला करती थी। कहते हैं स्कूल के हेडमास्टर साहब शर्मा जी एक धनी परिवार के लड़कों को उसके घर पढ़ाने जाते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी यानी हेडमास्टर साहब उस लड़के की एक साल पुरानी किताब लेखक के लिए ले आते थे, कारण लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताब लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई तीसरी या चौथी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक कहते हैं कि जब लेखक स्कूल में थे, ये स्कूल में पढ़ रहे थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का वो समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ ऑफिसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी साथ होते थे। वे रात के समय खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख, आराम और बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे। इन्हीं सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद जी को स्कूल के समय में मुस्कुराते हुए या फिर हंसते हुए नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर और माता के दानों से भरा चेहरा, यानी चेचक के दागों से उनका पूरा चेहरा भरा हुआ था और उसके ऊपर से बाज के जैसी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के पंजों वाले जूते, ये सभी चीजें बच्चों को भयभीत करने के लिए काफी थे।
लेखक अपनी पूरी जिंदगी में कहते हैं कि उस दिन को कभी नहीं भुला पाए जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने आए थे, पढ़ाने लगे थे। कहते हैं कि अभी उन्हें पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि प्रीतम चंद ने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया और आज्ञा दी कि अगले दिन वो इसी घंटी में वो जुबान के द्वारा ही इस पूरे शब्द रूप को सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने के लिए कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे, पर आते ही जो कुछ भी उन्होंने देखा वो उनसे सहन नहीं कर पाए या वो नहीं सहन हुआ उनसे। शायद यही पहला अवसर था, ये पहला अवसर था शायद कि उन्होंने पीटी प्रेमचंद की उस जंगलीपन को सहन नहीं कर पाए और वे भड़क गए। लेखक कहते हैं कि जिस दिन वे हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रेमचंद को निलंबित किया था, प्रीतमचंद को, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वे स्कूल में कदम नहीं रख सकते, फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती तो लेखक की और उनके दोस्तों की, कक्षा के सभी बच्चों की छाती धक धक करने लगती और लगता जैसे छाती फटने वाली हो। लेखक कहते हैं कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उनके साथियों को पता चला कि बाजार के एक दुकान के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी कोठरी भाड़े पर ले रखी है। पीटी मास्टर वहीं रहते हैं। कुछ 7वीं और 8वीं के विद्यार्थी जो उनके यहाँ पढ़ते थे, लेखक और उनके साथियों को बताया कि पीटी मास्टर को निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादाम को छिलका उतार कर उसे खिलाते, वे आज भी उसी तरह उसी निश्चिंतता के साथ वो तोतों को छिले हुए बादाम खिलाते देखे जाते हैं। लेखक और उनके साथियों के लिए यह एक चमत्कार था, यह चमत्कार से कम नहीं था। जो प्रीतमचंद पट्टी या डंडे की मार मारकर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते हैं, वह अपने तोतों से इतनी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं या फिर करते हैं तो फिर कैसे कर लेते हैं। ये बड़ा विस्मित करने वाली घटना थी उनके लिए। लेखक स्वयं में सोच रहे थे कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उनके दोस्त जो साथी उनके थे, उनकी समझ में ये बात तब तक नहीं आ पाती थी क्योंकि तब ये बहुत छोटे थे, तब उनकी समझ में ये बात नहीं आ पा रही थी। वे तो बस पीटी मास्टर के उस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। ये थे आपको कक्षा 10 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन में संकलित गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों के से दिन शीर्षक कहानी के सारांश। उम्मीद करता हूं शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें कहानी भी आपकी समझ में आई होगी। आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।